नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की। उस प्रशिक्षण शिविर की जिसमें सांसदों और विधायकों को ये सलाह दी गई है बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। ये उनकी तरफ से सलाह दी गई है कि भैया जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे, क्योंकि बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के बयानबाजी से उनको जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है। और ऐसे में जब ये 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर रखा गया तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपने संबोधन से इसकी शुरुआत की और अपने ही संबोधन में उन्होंने साफ कर दिया कि इतनी पीढ़ियां हमने खपा दी भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने में, और अगर अब आपके बयानों से उसे नुकसान होगा तो ये आपका भी नुकसान होगा। लेकिन इस 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में जो सलाह दी गई है, क्या भाजपा के नेता उसे मानेंगे? कितने उन्हें लगता है कि इस सलाह का असर होने वाला है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो है रविंद्र जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, हर पल की खबर आपके पास आ जाती है, ऐसे में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो दर्शक जानना चाहते हैं कि ये तो समझ में आता है कि चलिए नेताओं के बयानबाजी की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, और ये सब मान के भी चल रहे थे कि जब बड़े नेता आएंगे तो एमपी के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको ये सलाह तो मिलने वाली है, फटकार भी मिलने वाली है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि ये जो फटकार है ये किस तरीके से दी गई है कि सामने बैठे नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को समझ में आए भी? दरअसल रवीश जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से ऐसी निरंकुशता हो गई थी कि मंत्री जो चाहे वो बयान दे रहे थे, विधायक जो चाहे बयान दे रहे थे। इसमें वरिष्ठता और कनिष्ठता की बात की जाए, आप देखिए प्रदीप पटेल जो 3 बार के विधायक हैं, वो किस तरह से बयानबाजी कर रहे थे। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह जी ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। हमने देखा कि मंत्री विजय शाह जी, उन्होंने तो पूरा देशद्रोह जैसा ही वो कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी बहुत असहज हो रहे थे, संगठन बहुत असहज हो रहा था। बार बार इन विधायकों को बुला के समझाइश दी जा रही थी, लेकिन एक को समझाते थे, 2 और खुल के बोलने लगते थे। हमने देखा था कि किस तरह से जो प्रीतम लोधी हैं वो बयानबाजी कर रहे थे, तो अपनी पार्टी के खिलाफ ही तमाम हमारी बयानबाजी हो रही थी, एक दूसरे पे हमले हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने, सब ने ये महसूस किया है कि अब जरूरत से ज्यादा अराजकता जैसा माहौल हुआ है, तब सबको एक जगह बैठा के समझाने की जरूरत महसूस की गई। और अब ये एक तरह से क्लास ली गई है इन सारे विधायकों की, मंत्रियों की, कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपने कहा कि भूपेंद्र यादव जी ने तो यहां तक कहा है कि भैया जितना चुप रहो उतना अच्छा है, आप अपने मौन को अपनी ताकत बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। तो अब ये वाली बात अमित शाह जी जो इस शिविर का उद्घाटन करने पचमढ़ी आए थे, उन्होंने भी यही बात समझाई है कि आप ये मत समझिए कि ये जो पूरा औरा दिख रहा है, ये जो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है, आपकी नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने 8 पीढ़ियों को इसमें खपाया है। 8 पीढ़ियों बाद आज जो सम्मान मिल रहा है, तो ये उन सबकी तपस्या है। मतलब एक तरह से ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री बन गए, खुदा नहीं हो गए हो आप, आपको अपने हद में रहना होगा। और इस बात का भी आप ध्यान रखिए रवीश जी कि ये जो शिविर है, इसके बाद में जो इनके बयानबाजी होगी उसे नोट किया जाएगा और इसके आधार पर ही अगली टिकट का होगा। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी खबर बिल्कुल 100% मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस शिविर के बाद भी यदि किसी ने इस सीमा रेखा को लांघने की कोशिश की, आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बल्ला चलाया था कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने, मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, टिकट नहीं दी उनको। तो भारतीय जनता पार्टी में हर चीज नोट होती है, सबकी वंशावली वहां तैयार होती है दिल्ली में। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री सभी से कहूंगा कि इस प्रशिक्षण के बाद आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा रविंद्र जी, इसमें अगर हम बात करें तो विवादित बयान जो हुए जगदीश देवड़ा की तरफ से या फिर विजय शाह की तरफ से, इसको हटा भी दें अगर हम, तो जो बात आपने कही कि इस प्रशिक्षण शिविर में भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत ये दोनों भी मौजूद थे, इनके बयानबाजी की वजह से खासतौर से सागर जिले की राजनीति में जो हड़कंप मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है, क्या उसको भी इस प्रशिक्षण शिविर में ये जो बयान दिए गए हैं बड़े नेताओं की तरफ से कि थाम के रखिए थोड़ा अपने आप को, तो हम मान के चलें कि सागर की सियासत में जो भूचाल मचा हुआ है उसका भी एक असर था इसमें? देखिए, सागर की क्या मामला बिल्कुल अलग है रवीश जी, आप जरा गौर करिए। सागर में गोविंद को आगे बढ़ाना और भूपेंद्र का कंट्रोल करना,
ये संगठन की रणनीति का हिस्सा है, ये ऊपर से हो रहा है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल अलग मानता हूं। भूपेंद्र सिंह को किस तरह साइड ट्रैक करना है, ये सोची समझी संगठन की रणनीति है। आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह ने एक दिन मुझे फोन किया और मुझे एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने खुल के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला कि अध्यक्ष को मेरे बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए लगातार खाई खोदते चले जा रहे हैं। गोविंद सिंह को सागर में आगे बढ़ाना और भूपेंद्र सिंह की घेराबंदी करना, मुझे लगता है कि यह सहज नहीं है, यह सोची समझी रणनीति है। इनके बयानों के वजह से कांग्रेस को जो मौका मिलता है बीजेपी पे हमला करने का, क्योंकि हमने देखा कि गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बोलते हैं, भूपेंद्र सिंह ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक लाक्षागृह बनाया जा रहा है मेरे ही अपने इलाके में। तो क्या इन सारी चीजों को भी नोट किया जा रहा है ऊपर? देखिए, इन सब का कांग्रेस को कोई फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जब अपनी कहना चाहिए अपनी चीजों पे आते हैं तो सब एक हो जाते हैं। भूपेंद्र और गोविंद का राजपूत का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा और संगठन होने भी नहीं देगा। उसका कारण यही कि भूपेंद्र ने जिस तरह अपनी ताकत बढ़ा ली थी, वो अपने संगठन से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे थे। अब सागर की राजनीति को बैलेंस करने के लिए आप देख लीजिए, कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि गोपाल भार्गव की लॉटरी खुल सकती है, उन्हें मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है और इससे सारी चीजें बैलेंस करने की कोशिश वो करेंगे। तो जब बात बयानबाजी की होती है, मैं वापस उसी मुद्दे पर आता हूं रवीन जी। अमित शाह ने जो बात बोली, भूपेंद्र यादव ने जो बात बोली, भूपेंद्र यादव ने ये बात बोली है कि 90% आपका राजनीतिक करियर जो है वो आपकी बयानबाजी की वजह से चौपट हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जितना शांत रहोगे उतना बढ़िया है। तो क्या हम ये मान के चले, अब जैसे आप बता भी रहे हैं कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद चीजों को अब नोट डाउन किया जाएगा, इसका मतलब क्या वो डैमेज हो चुका है भाजपा को, इसलिए अब भाजपा को लग रहा है कि चुनाव से पहले अभी समय है संभल जाने का, इसलिए प्रशिक्षण शिविर में लोगों को हिदायत दी हो? रवि जी, ये सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला है और यहां से जब कोई भी नेगेटिव मैसेज जाता है तो पूरे देश पे उसकी प्रभाव पड़ता है। अभी जो विजय सावाला मुद्दा हुआ और देवड़ा जी को भी, बेशक देवड़ा जी नहीं चाहते लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर पार्टी ने असहिष्णुता महसूस की दिल्ली तक और इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविर लागू आयोजित किया गया है। तो जो डैमेज होना है वो हुआ है पार्टी का। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एकदम सुरक्षित और एक तरह से मैंने बताया प्रयोगशाला है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो संदेश सांसदों को, विधायकों को देना था वो दे दिया, क्लियर कट मंत्रियों को भी दे दिया है कि अब आप ज्यादा बोलेंगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। इसी को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं। हमने पिछले चुनाव में देखा, या फिर लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, आपने नाम लिया आकाश विजयवर्गीय का, बल्ला कांड हुआ था, मोदी जी नाराज हुए थे, खबर यह भी आई थी कि दिल्ली में बकायदा कैलाश विजयवर्गीय को बैठक के दौरान फटकार भी लगाई गई थी। मोदी जी ने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की 5 साल सांसद रही, हालांकि जब वो चुनाव लड़ रही थी उसी दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद आखिरी सभा में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। 5 साल तो उन्होंने चलाए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया 2024 में उनका टिकट कट जाता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, 2020 के बाद से उनका 2023 तक का जो सफर रहा वो उनके बयानों की वजह से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। काम से कहीं ज्यादा उनके बयान सामने आते थे, जिसे लेकर के भी काफी विवाद होते थे, फिल्मों को लेकर के, सीरियल्स को लेकर के, धार्मिक मान्यताओं को लेकर के। तो ये जो 3 उदाहरण हैं, ये तीनों का उदाहरण भी हम मान के चलें कि इसके बाद ही भाजपा को ये लगा कि अब तो ये चीजें हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। और क्या इन नेताओं को भी अब ये लगने लगा कि इन तीनों का उदाहरण हमारे सामने है और अब हमारे वरिष्ठ नेता आकर के दिल्ली से बात बोल रहे हैं, तो संभल जाना चाहिए? देखो, केवल 3 नहीं है, मैं आपको 30 नाम गिना दूंगा जिनके बयान के कारण से उन्हें घर बिठा दिया गया। 30 नेता हैं मध्य प्रदेश में। आपने 3 नाम बताए, ये तो वो थे जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में रिएक्शन दिया था और रिएक्शन देने के बाद आपने देखा ना आकाश को टिकट मिली, ना इसको टिकट मिल पाई साध्वी जी को, नरोत्तम जी चुनाव हार गए। तो ये 3 उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन क्या आप नरोत्तम मिश्रा का उदाहरण नहीं मानेंगे? सॉरी, अपना क्षमा चाहता हूं, अनूप मिश्रा का उदाहरण नहीं है, जवान सिंह पवैया जी का उदाहरण नहीं है, मुगे जी का नहीं है, रघुनंदन शर्मा। ऐसे मध्य प्रदेश में 30 नेता हैं जो ये समझ रहे थे कि ये पार्टी हमारे दम पे चल रही है, हम इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, हम निर्णय लेते हैं। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बहने वाली नदी है, इसमें लोग आते हैं छूट जाते हैं, लेकिन नदी निरंतर प्रवाहमान है। तो आप तमाम सारे लोग जो इस नदी में बह रहे हैं साथ में, उन्हें तय करना है कि उन्हें अपनी हैसियत कहां तक रखनी है। यदि जरा से भी उन्हें अपने आप को गलतफहमी के शिकार हुए
तो वो इन तमाम सारे नेताओं की तरह किनारे कर दिए जाएंगे। ये पार्टी आगे बढ़ती जाएगी, नेता किनारे लगते जाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री की विकट स्थिति बन गई थी एकदम कि वो सरकार चलाएं या फिर अपने नेताओं के बयानों को डिफेंड करें, बचाव करें। वैसे देखिए, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं था जी, ये संगठन का था जी। लेकिन चूंकि आपने मध्य प्रदेश में संगठन अध्यक्ष को ना तो एक्सटेंशन दिया है ना परिवर्तन किया है, तो बीडी शर्मा जी कहीं ना कहीं रक्षात्मक खेल रहे थे। उनका ये सोचना था कि जब मेरा कार्यकाल ही पूरा हो गया है तो मैं क्यों एक्शन लूं, वरना आज बीडी शर्मा को आप एक्सटेंशन दे दें तो बीडी शर्मा सबको ठीक करने की हैसियत रखते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा सख्त एक्शन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने संगठन में बुला के समझाया लोगों को, प्रदीप पटेल को बुलाया उन्होंने केपी यादव को, जब सिंधिया जी से टकरा हुआ केपी यादव को बुलाया, किया उन्होंने, वो भी आए थे सिंधिया जी के खिलाफ बयानबाजी कर, तो तमाम लोगों को बुला के उन्होंने किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है कि आपने अभी तक संगठन के अध्यक्ष को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, और संगठन के अध्यक्ष जो है अभी वो ये समझते हैं कि पता नहीं मेरा कार्यकाल कब तक है, तो मैं कितनी बुराइयां लूं लोगों से, तो ये भी एक कारण है। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर ये पार्टी बड़े से बड़े लोगों को घर बैठाने की क्षमता रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रविंद्र जी। तो आपने जैसे सुना, बेहद वरिष्ठ पत्रकार है और मध्य प्रदेश की सियासत की जो नब्ज है रविंद्र जी के पास बहुत बखूबी मालूम है उन्हें, और ये बिल्कुल बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, जहां एक तरफ भाजपा की जनसंघ से लेकर बीजेपी की अब तक की जो राजनीतिक यात्रा थी उसे सांसदों और विधायकों को बताने के लिए प्रशिक्षण शिविर था, तो दूसरी तरफ उनकी जो बेजुबान हो चुकी है लगाम, जो जुबान उनकी बेलगाम हो चुकी है, एक तरफ से उस पर भी लगाम कसने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर को रखा गया था। अमित शाह जैसा कद्दावर नेता हो, राजनाथ सिंह जैसा कद्दावर नेता हो, भूपेंद्र यादव जैसा बड़ा केंद्रीय मंत्री जो आकर के सांसदों और विधायकों को ये पाठ पढ़ा रहे हों कि उन्हें कहां बोलना है, कहां शांत रहना है, तो समझ जाना चाहिए कि इस प्रशिक्षण शिविर का एक बड़ा मकसद था कि मध्य प्रदेश में लगातार बेलगाम होती जा रही भाजपा नेताओं की जुबान को काबू में किया जाए। और जैसा कि रविंद्र जी बता रहे हैं, इस प्रशिक्षण शिविर के बाद ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बदजुबानी जो है उस पर एक बड़ा विराम चुनाव से पहले लगने वाला है। एमपी फाइल्स की आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।